नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। क्या असदुद्दीन ओवैसी को लग रहा है कि वो इस बार का चुनाव हार रहे हैं क्या दोस्तों? मैं इसीलिए ये कह रहा हूं क्योंकि आज असदुद्दीन ओवैसी ने दो बातें कही। पहली, इस देश में मुसलमानों की हालात यहूदियों के जैसे है, खतरे में है, मुसलमान खतरे में है उसी के हिसाब से। दूसरा, साथ में वो खुद दोस्तों भगवा दुपट्टा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ओढ़ रहे हैं। मतलब वो एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों और मुसलमान वोट जो उनके हैदराबाद में 50% तक है, उसको एक भय के माहौल के अंदर एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा, साथ में पता है कि आज माधवी लता से कंटेस्ट कर रहे हैं तो शायद पूरा मुस्लिम वोट भी ना मिले, तो जिस भगवे पर वो सवाल उठाते थे, आज उसी भगवा दुपट्टा को ओढ़ भी लिया है दोस्तों। वैसे दोस्तों, ऐतिहासिक रूप से ओवैसी जी, जिनको पिछली बार 63% वोट मिला था 2019 में, वो इतना क्यों घबरा रहे हैं? और सिर्फ वो ही नहीं दोस्तों, कल राहुल गांधी भी अमेठी से चुनाव लड़ने के बजाय सेफ सीट रायबरेली पहुंच गए थे, आपको याद होगा। क्या इन सब को समझ में एक बात आ रही है दोस्तों? इनकी राजनीतिक रणनीति मुस्लिम वोट जोड़ो और मुस्लिम वोट पाओ आज जमीन पर क्या 2024 में फ्लॉप होती हुई दिख रही है क्या दोस्तों? और इनके एक के बाद एक बयान, भले वो वोट जिहाद हो गया, भले वो अब मुस्लिम रिजर्वेशन के ऊपर पहले चुप्पी हो गई, या अब मुसलमान खतरे में वाली बात जो ओवैसी कर रहे हैं कि मुसलमान डर में है, देश में डर का माहौल है, ये सब बयान के बावजूद क्या इनका मुस्लिम वोट कंसोलिडेट नहीं हो रहा? इसीलिए क्या इनकी घबराहट है क्या दोस्तों? पर दोस्तों, एक बात ध्यान से देखिएगा, क्या इन सब के बयानों से एक बात क्या इनको अंदर ही अंदर लग रही है कि इनकी रणनीति जब फ्लॉप हो रही है तो क्या इन सबको 4 जून को इनकी हार निकट दिख रही है दोस्तों? इसीलिए अगर एक कम्युनल बयान काफी नहीं तो दूसरा काफी नहीं तो तीसरा दिया जा रहा है दोस्तों। जो भारत में आज जो पोजीशन है मुसलमानों की, वो 1930 के हिटलर के ज़माने में जो यहूदियों से जो हरकतें होती थी, वही स्टेज पे है। इतनी ही हिटलर शाही है तो इतना बोल कैसे पा रहे हैं? अगर हिटलर शाही होती तो वैसे इतना बोल पाते? गैस चेंबर आखिरी लिमिट था, पिक्चर्स बनना शुरू हुए, हेट स्पीचेस होते रहे, क्योंकि ठेकेदार तो यही थे पहले। तो अब इनकी हिटलरबाजी नहीं चल रही है, ये है मसला। चाहे जितना भी मॉब लिंचिंग हो रही है, गोश्त के नाम पे मारा जा रहा है, बुलडोजर से घर तोड़े, पूरे पसमानदा है। बीजेपी ये समझ क्या रही कि आप ये हरकतें कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम लोग दुनिया नहीं देख रही है। अब देश आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। ओवैसी और बीजेपी की तो मिली भगत रही हमेशा। हम कभी कोई रिलीजियस के खिलाफ नहीं है। क्या वो हिंदुस्तान के कितने हैं, 1.4 बिलियन लोग हैं ना? क्या वो सिर्फ थोड़े से लोगों का प्रधानमंत्री है या हम सब का प्रधानमंत्री? 4 जून को 4 बजे 400 पार होने के बाद, चाहे ओवैसी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, ये सब जय श्री राम बोलेंगे। दोस्तों, मेरे साथ देश के नंबर 1 बहस में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, सीनियर स्पोक्सपर्सन भारतीय जनता पार्टी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ उदय माहुरकर जी, फॉर्मर CIC एंड सीनियर जर्नलिस्ट और प्रसिद्ध ऑथर, मेरे साथ में ताल ठोक के पे जुड़ रहे हैं।
मेरे साथ घनश्याम तिवारी जी, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्सपर्सन जुड़ रहे हैं। मेरे साथ दानिश कुरैशी जी, जो AIMIM के सीनियर लीडर है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और मेरे साथ जयंत जिज्ञासु जी जुड़ रहे हैं, जो RJD के प्रवक्ता हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं इस डिबेट की शुरुआत उदय माहुरकर जी के साथ करना चाहता हूं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी और घनश्याम जी, आपके पास आ रहा हूं। उदय जी और मैं दानिश जी को दिखाया जाए। उदय जी, जब कोई एक नेता ऐसे बयान देता है कि मुसलमानों की देश में स्थिति यहूदियों जैसी है, मुसलमान खतरे में है, तो उस वक्त मैं पहला काम करता हूं कि एक स्मार्टफोन उठाता हूं अपना, इसमें गूगल लिखता हूं और यथार्थ और सच्चाई को देखता हूं। और जब मैं सच्चाई देखता हूं उदय माहुरकर जी, तो मैं ये पाता हूं कि कोई भी सरकार की स्कीम हो, उसमें भले वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको वो बेनिफिट मिल रहा है। इनफैक्ट मैं अगर डेटा आपको कोट करना चाहूं उदय माहुरकर जी, प्रधानमंत्री आवास स्कीम के अंदर 30% तक बेनिफिशियरीज मुस्लिम्स हैं। अगर मैं आपको कहूं UPSC के अंदर पिछले सरकार के कंपैरिजन में इस सरकार में जो मुसलमान सरकारी नौकरियों में आए हैं, सरकारी सर्विसेज में आए, उसमें बढ़ोतरी 70% हुई है। जब ये रियलिटी है ग्राउंड के अंदर, तो ओवैसी जी इस तरीके का बयान देकर क्या स्थापित करना चाहते हैं उदय जी? देखिए, ऐसा है कि ओवैसी जी जो हैं वो रजाकार के वंशज हैं, तो उनके लिए बड़ा लाजमी है अपने वोट बैंक को एक तरीके से एकजुट रखने के लिए इस टाइप की बातें करना। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है NDA सरकार की, उसका काम जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री कांग्रेस की थी उससे काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा मुसलमानों को स्कॉलरशिप मिल रही है, जो बेनिफिशियरी गवर्नमेंट की स्कीम से उसमें मुसलमान बड़े हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। लेकिन हमें मेरे ख्याल से एक इतिहास में जाने की आवश्यकता है। इस समय देश के मुसलमानों को एक आईना बताने की आवश्यकता है। देखिए, 1945 का जो इलेक्शन हुआ आज़ादी के पहले का, प्रोविंशियल असेंबली में और सेंट्रल असेंबली का, उसके अंदर टोटल वोटिंग जो हुआ था वो कम हुआ था। मुसलमानों का था 20% और हिंदुओं का था 25%। पर 20% में से 87% मुसलमानों ने वोट दिया था मुस्लिम लीग को। ज्यादातर वो मुसलमान आज के भारत के थे। मतलब आप सोचिए कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, उस इलेक्शन के अंदर वहां पे कांग्रेस की मिनिस्ट्री आई थी प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन के अंदर। कहने का मतलब कि मुसलमान जो चाहते थे विभाजन, वही भारत में रह गए। भारत के हिंदुओं ने उनको रहने दिया। उसके बाद में भी जो पॉलिटिक्स खेली गई, आप देखिए 60 साल तक मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियां देश में चली। आप देखें कि मध्यकाल के अंदर मुसलमान आक्रमणकारों ने हजारों मंदिरों का ध्वंस किया। उसके बाद में मुसलमान के तबके ने हमसे पाकिस्तान हथिया लिया, हमसे देश का विभाजन किया और पाकिस्तान ले लिया। उसके बाद में भी हमें 3 हमारी जगह अयोध्या, काशी और मथुरा पूर्ण रूप से न मिले। ये किस टाइप का सेक्युलरिज्म, किस टाइप की पॉलिटिक्स है? उदय जी, तो मुसलमान को इस पर गौर करना पड़ेगा कि अगर जो हालत हिंदुओं के पाकिस्तान में है उससे वो कंपेयर करें। ओवैसी जी से मैं उनको आह्वान करूंगा कि हिंदुओं की जो हालत पाकिस्तान में, उससे भारत के मुसलमानों की हालत का कंपैरिजन करें। बड़ी बात कही है उदय माहुरकर जी ने। सुधांशु जी, मैं आपके पास और दानिश जी के पास आना चाहता हूं। दानिश जी और घनश्याम जी के पास। पहले दानिश कुरैशी जो स्पोक्सपर्सन है इस वक्त AIMIM के, और घनश्याम तिवारी और सुधांशु जी को दिखाए। पहले दानिश जी आएंगे, फिर सुधांशु जी, और उसके बाद घनश्याम जी आएंगे। दानिश जी, झूठ क्यों फैला रहे हो आप देश के अंदर? क्या आपको यह डर है कि 63% वोट जो हैदराबाद के इलाके के अंदर आपको मिला था, वो घट के 46, 45 या 40% पहुंच सकता है, जैसे 2009 में पहुंचा था? और आपकी स्थिति क्या हो गई दानिश जी? एक तरफ मुसलमानों में भय का माहौल पहना रहे हो, दूसरी तरफ भगवा दुपट्टा ओढ़ने की कोशिश करो जिससे थोड़ा हिंदू वोट भी आ जाए। पर झूठ के नाम पे ये सब कर रहे हो दानिश जी, झूठ के नाम पे। उदय माहुरकर ने आज आपके झूठ को एक्सपोज कर दिया। देखिए, आपके पास जो आंकड़े है ना, वो आंकड़े थोड़ा दुरुस्त करवाने चाहिए। ठीक है, रह गई बात माहुरकर की बात कर रहे हैं। नहीं, एक सेकंड सुनिए।
मैं चाहूंगा कि कोई आप उदय जी हो, कोई भी हो, किसी पर्सनल चीज नहीं होगा, आप आंकड़े दुरुस्त कराइए, मुझे आपके आंकड़े कोट करिए। हाँ, आंकड़े कोट करिए। उन्होंने असद साहब की बात कही है तो असद साहब का जवाब भी सुनेंगे। सुनिए, बोलिए। देखिए, अगर किसी के ऊपर आरोप मढ़ा है उन्होंने, तो उनको ये भी खुलासा करना पड़ेगा कि अंग्रेजों से कितनी पेंशन आती थी। हमें उसमें हिस्सेदारी नहीं चाहिए, लेकिन देश को बताना पड़ेगा कि तुम्हारे बाप दादे किन से पेंशन पाते थे। नंबर ये। दूसरे नंबर की बात सुन लीजिए, हिंदुस्तान जो है उनको अब उनके अब्बा का नहीं है, मावरकर साहब के। बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूं। तमीज से बात करिए, हिंदुस्तानियों का सुन ले, तमीज से बात करिए। हिंदुस्तान उनके हिंदुस्तानियों का है, मावरकर साहब की जागीर नहीं है कि उसने उन्होंने किसी को रहने दिया। समझ गए आप? और अगर आपको परेशानी है, तमीज से बात करिए। अपनी नफरत को डिबेट पे मत लेके आइए, अपनी नफरत को डिबेट पे मत लेके आइए। पॉइंट पे आ जाइए, पॉइंट पे आ जाइए। सुधांशु जी, दानिश जी और सुधांशु जी को, दानिश जी अपनी नफरत को इतनी आसानी से एक्सपोज नहीं करते। मुखौटा ओढ़िए, सुनिए मेरी बात, मुखौटा ओढ़िए, सेक्युलरिज्म का अंदर नफरत रखिए, ऊपर मत उठाइए। चलेगा, इसका जवाब देना पड़ेगा। हिंदुस्तानियों की जागीर है, उनकी पर्सनल जागीर नहीं है। इसलिए ये स्टेटमेंट देना कि हमने रहने दिया, ये उनकी पर्सनल जागीर नहीं है। इससे आपको क्लैरिफाई कर लेना पड़ेगा उनसे। मैं आपसे सीधा सवाल, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी आएंगे, मैं उदय जी के पास आऊंगा। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, आप आना चाह रहे थे, मैं एक बात कहना चाहता हूं सुधांशु त्रिवेदी जी। 2.37 मैं क्विट करूंगा, मुझे उनसे जवाब चाहिए, क्योंकि वो पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है हिंदुस्तान। एक सेकंड डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मैं आ रहा हूं, एक सेकंड। उदय मावरकर जी एक सेकंड। उदय मावरकर जी, क्या आप प्लीज स्पेसिफाई कर सकते हैं दानिश कुरैशी को? जी प्लीज, मैं आ रहा हूं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी तुरंत इसके बाद। क्या पूछ रहे हो, क्या बोल रहे हैं दानिश जी? क्या बोल रहे हैं? हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, उसमें आपने किसी को रहने दिया, ये क्या भाषा है आपकी मावरकर साहब? उदय जी आएंगे कि मेरी बात सुनिए आप। हाँ, उदय जी आएंगे। भारत का विभाजन मुसलमानों के कहने पे हुआ था या नहीं, इसका जवाब दीजिए पहली बात। मुझे उससे मतलब नहीं है, जो चले गए वो जाए। और हिंदुओं ने शांति रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए पाकिस्तान दे दिया, पर जो पाकिस्तान मांगने वाले थे वो भारत में रह गए। तो क्या उनमें एक स्वनिरीक्षण की भावना नहीं होनी चाहिए? आप ये मुझे बताइए, उन्हें स्वनिरीक्षण की भावना नहीं होनी चाहिए? 60 साल तक आप देखिए, आर्टिकल 30 के अंदर, आर्टिकल 30 में अगर मुसलमानों का स्कूल है, मुसलमानों का अगर स्कूल है तो वो मौलवी को रख सकते हैं, लेकिन अगर कोई हिंदू का मैं डॉक्टर सुधांशु नहीं है, उदय जी गीता पढ़ाने के लिए पंडित नहीं रख सकता। उदय जी आपने एक सेकंड दानिश जी, उदय जी ने स्पेसिफाई कर दिया। मैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी के पास आऊंगा, फिर आपके पास आऊंगा। आप मुद्दे को डाइवर्ट में, उदय मावरकर इज अ मैन ऑफ फैक्ट्स, उदय मावरकर इज अ मैन ऑफ रिसर्च। ये मैं नहीं, पूरा देश जानता है। इस वक्त आप रुक जाइए और पॉइंट पे आ जाइए। मैं चाहता हूं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी और दानिश जी रहे, उसके बाद घनश्याम तिवारी के पास भी आचार। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं वर्बैटम कोट करना चाहूंगा जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है, और मैं चाहूंगा आप इस पे आए और उसके बाद में जाके घनश्याम तिवारी है। उन्होंने एक बात तो कही कि देश में हालात मुसलमानों की यहूदियों से भी बदतर है, पर साथ में वो कहते हैं मुल्क की आवाम खामोश कब तक बैठेगी। क्या इसका मतलब क्या है? क्या ये एक धमकी है? क्या ये मुल्क की आवाम को कह रहा जा रहा है कि सड़कों पे निकलो? क्या ये उसी तरीके की बात हो गई कि भाई देश जल जाएगा, कुछ दिक्कत हो जाएगी देश के अंदर, खामोश कब तक बैठेगी सेंटिमेंट का क्या मतलब हो गया? आप सड़कों पे चाह रहे हो देश के अंदर लोग निकले, तनाव बढ़े। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी पहले, फिर घनश्याम जी। अब मैं दोनों बातों का उत्तर देता हूं। मुसलमानों की हालात यहूदियों से बदतर है, इसलिए सर तन से जुदा के नारे लगाते हुए वो पूरे देश में बाहर निकलते हैं, और नारा ही नहीं लगाते हैं, सर तन से जुदा कर देते हैं। जोधपुर में कन्हैया लाल का, और वो है जो मालदा में जाकर घेर लेते हैं थाने को कि अगर कोई आपत्तिजनक बात हुई जिस पे संबंधित व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हो रही थी, मगर नहीं, इसको हमारे हवाले कर दो। वो इतने डरे हुए हैं कि लोगों को याद होगा आजाद मैदान की घटना, कि वो अमर जवान ज्योति तक तोड़ देते हैं। किस आधार पर? कि साहब एक फोटो पोस्ट हुई है कि रोहिंग्या मारे जा रहे हैं बर्मा में। वो इतने डरे हुए हैं कि हमास के पक्ष में रैली निकालते हैं केरल में कांग्रेस के नेताओं के साथ। वो इतने डरे हुए हैं कि मध्य प्रदेश के चुनाव में बुरहानपुर में
कांग्रेस की प्रत्याशी और मुस्लिम समाज जाकर ये नारे लगाता है हमास के पक्ष में। वो इतने डरे हुए हैं कि फर्रुखाबाद में वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। वो इतने डरे हुए थे कि हमारी सरकार आने के बाद भी जब तक आर्टिकल 370 नहीं हटा था तो जुमे के दिन कोई भी भीड़ निकलती थी कश्मीर में और किसी भी इंस्पेक्टर अयूब पंडित का कत्ल कर दिया करती थी। इसलिए जो ओवैसी कहने की कोशिश कर रहे हैं, हकीकत क्या है, मैं एक फैक्ट भी लोगों के सामने रखना चाहता हूं। अभी अमेरिका की एक संस्था प्यू रिसर्च, PEW रिसर्च, घनश्याम तिवारी जी वहां के पढ़े हुए हैं तो कोई ऐसी उसमें मेरे विचार से ये समझदारी की बात करेंगे। उसने बताया है कि भारत की माइनॉरिटीज के बारे में कहा है, रिसर्च किया है कि भारत की माइनॉरिटीज में कितने प्रतिशत लोगों को लगता है कि उनको अपना धर्म और शांति से रहने की पूरी सुविधा है। तो मुसलमानों में 89% ने कहा है कि भारत में वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, अपने धर्म को का पालन करने में उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और बहुत बड़े BBC के संवाददाता थे मार्क टेरी, जिन्होंने 2019 में लिखा है कि मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट, और उन्होंने कारण दिया कि वो 3 दशक तक दिल्ली के निजामुद्दीन एरिया में रहे, जहां एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, सड़क के दूसरी तरफ, उसी सड़क के दूसरी तरफ तबलीगी जमात का ऑफिस था। उन्होंने कहा दुनिया का कोई मुस्लिम देश होता तो 3 दशक तक एक साथ नहीं रह सकते थे, एक ने दूसरे को तबाह कर ही दिया होता। पर भारत के मुसलमान इसलिए भाग्यशाली हैं कि वो अपने मजहब में जैसे चाहे वैसे इबादत कर सकते हैं। ये मैंने 2019 और प्यू रिसर्च का अभी 2023 का उदाहरण दिया है। अब मैं थोड़ा फैक्ट बताता हूं। दानिश कुरैशी जी को इतना गुस्साना नहीं चाहिए था। उदय माहुरकर जी ने बहुत सही फैक्ट रखे थे। इस देश में भारत में रहने वाले मुसलमानों ने 80 से 90% पाकिस्तान के पक्ष में वोट किया था। यह मैं कोट कर रहा हूं, सरदार पटेल का भाषण जनवरी 1948 और सरदार पटेल की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट 28 अगस्त 1947। मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, 28 अगस्त 1947, जब मुस्लिम लीग के एक सदस्य सिराजुद्दीन ने यह कहा कि मुसलमानों को एक अलग स्पेशल स्टेटस दीजिए, उनको अलग पहचान दीजिए, उनको अलग चुनाव दीजिए, चुनाव का स्थान दीजिए, तो सरदार पटेल ने कहा कि देखिए इस देश में 4 करोड़ से अधिक मुसलमान हैं और ज्यादातर ने पाकिस्तान बनाने के पक्ष में अपना वोट दिया है। मैं ये नहीं मानता कि एक दिन में तुम्हारा दिल बदल गया। कोट कर रहा हूं सरदार पटेल 28 अगस्त 1947 और कलकत्ता की स्पीच जनवरी 1948। और उन्होंने कहा मगर फिर भी जो हो गया वो जाने दीजिए, अब ये बड़े भाई छोटे भाई का नाटक मत करिए, ईमानदारी से इस देश में रहिए और ये समझाने की कोशिश बताइए कि आप इस देश में कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं। बड़ी बात। तो दानिश जी ऐसे हवा में मत बोलिए। और मैं बताना चाहता हूं जो आज का पाकिस्तान है वहां कांग्रेस की सरकारें बनी थी 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। दानिश जी आपको इस ढंग से चिल्लाना नहीं चाहिए, फैक्ट पे बात करनी चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना कहां से चुन के आया था 46 में? न रावलपिंडी से, न लाहौर से, न कराची से, न ढाका से, न चिटगांव से, मुंबई की बाइकुला सीट से चुन के आया था। 95% मुस्लिमों ने वोट किया था। और आज की जो मुस्लिम लीग है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना जनवरी 1948 में हुई, उसके जो संस्थापक थे वो वही थे जो मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग के साउथ के संस्थापक थे। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था, उन्हें कायदे मिल्लत कहा जाता था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं साहब, हकीकत यह है साउथ में मद्रास प्रेसिडेंसी की 30 सीटें, उत्तर प्रदेश में 74 में 63 जीती, बॉम्बे प्रेसिडेंसी की 30 जीती। जो उन्होंने कहा 87 to 88% मुसलमानों ने, आज के भारत के मुसलमानों ने वोट दिया था। तो दानिश जी फैक्ट पे बात करिए, चीखने चिल्लाने से नहीं होगा। और जो मेरे फैक्ट कहे सारे दर्शक चेक कर सकते हैं जाके, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन सही बोल रहा? मैं कह रहा हूं दानिश जी, घनश्याम जी मैं आ रहा हूं, पर दानिश जी से बटन लेना है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, ये स्पीच जो है क्योंकि इसको मेरी रिसर्च टीम ने भी सुना है और मैंने खुद सुना है सरदार पटेल की स्पीच को। दानिश जी इस वक्त मैं कहना चाहता हूं देश में तनाव का माहौल पैदा सरदार पटेल की आवाज में अवेलेबल है, ऑल इंडिया रेडियो का ओरिजिनल है। मैं चाहूंगा तो प्ले भी कर सकता हूं प्रूफ के तौर पे, क्योंकि उसको पर्सनली मैंने सुना है स्पीच को। पर मैं दानिश जी, घनश्याम जी मैं तुरंत आ रहा हूं, 1 मिनट में दानिश जी से रिबटल लूंगा। उदय माहुरकर जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं, डिबेट हीट हो रही है। जैन जी आपके पास भी आ रहा हूं। पर दानिश जी देखो, तथ्य के आधार पे आप वीक हो गए। मैं आपसे एक ही निवेदन कर रहा हूं दानिश जी, अगर हैदराबाद हार रहे हो तो कोई बात नहीं, एक बार हार और जीत चुनाव में चल जाती है, पर ऐसे भड़काने की कोशिश मत करो। हाँ नहीं,
अरे जवाब तो सुन लो। देखिए आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बहुत ज्यादा चिंता मत करिए। आप चुनाव वाले दिन आप भी स्क्रीन पर होंगे, हम भी स्क्रीन पर होंगे। असद साहब का मैं अगर आप मिल गए तो मैं आपको मिठाई भी खिला दूंगा, आप उसके बेफिक्र हो जाइए। हम बहुत निश्चिंत है असद साहब के मामले में। रह गई दूसरे नंबर की बात, बहुत सारी बातें उन्होंने की। सुधांशु भाई हमें बातें बहुत चालाकी से घुमाते हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं। सवाल जो था, जो मेरा गुस्सा होना जो था, वो इस बात को लेकर नहीं था कि कौन कहां गया और कौन नहीं गया। उन्होंने जो सवाल पूछा था जिस पर मैं गुस्सा हुआ, उसका जवाब आपने नहीं दिया सुधांशु भाई। उन्होंने ये कहा कि इस देश में मुसलमान हिंदुओं की मेहरबानी पे मेहरबानी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। उस बात नहीं, वो जो सार है जो बात का आप रिपीट कर लीजिएगा। इसी बात को लेकर मैं नाराज हुआ कि बाकी सारी बातें आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी तर्क हो सकता है, मेरा तर्क हो सकता है, लेकिन आपने कहा कि हमने यहाँ रहने दिया, इसलिए मैंने उनसे कहा कहना चाहता हूँ मैं एज द होस्ट। सुधांशु जी, मैं एक सेकंड घनश्याम जी के पास आ जाओ, फिर तुरंत आपके पास और उदय माहुरकर जी के पास आ रहा हूं। बस एक सेकंड, मैं एज द होस्ट क्लैरिफाई करना चाहता हूं। उदय माहुरकर जी ने मेहरबानी शब्द का प्रयोग नहीं किया, पर जितने भी तथ्य इस वक्त कोट किए गए थे उदय माहुरकर जी द्वारा, वो तथ्य सच्चाई है, हिस्ट्री में उठा के देखा जा सकता है। पर मैं घनश्याम जी के पास सुनिए, घनश्याम जी नहीं, मेहरबानी की बात नहीं थी। अब डिबेट को मत घुमाइए, घनश्याम जी के पास आना चाहता हूं। दानिश जी हो गया, दानिश जी आपने अपनी नाराजगी दिखा दी। अब डिबेट दानिश जी इमोशन से डिबेट नहीं जीती जाती, तथ्यों से जीती जाती है। सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं एक डेटा देना चाहता हूं। दानिश जी यू मेड योर पॉइंट, दानिश जी यू मेड योर पॉइंट। मैं घनश्याम जी और सुधांशु जी और उदय जी के पास आना चाहता हूं। घनश्याम जी, मैं एक और बात कहूं, मैं आज इसलिए भी व्यथित हूं कि आप हमेशा मेरी डिबेट में कहते हो कि प्रदीप मुद्दों के ऊपर बहस करो, प्रदीप मुद्दों के ऊपर बहस को। जब भी मुद्दों के ऊपर मैं बहस करता हूं, मैं देखता हूं इंडिया अलायंस का या अपोजिशन का या कोई भी नॉन इंडिया का प्लेयर एक कम्युनल बात को करता है। पहले वोट जिहाद की बात करी और अब असदुद्दीन ओवैसी क्या कहते हैं, साथ में सुनिए। मेरी जुबान इतना बोल सकती है इनके बारे में अगर इलेक्शन कोड नहीं होता। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी प्लीज ध्यान से सुनिए, मेरी जुबान इतना बोल सकती है इनके बारे में अगर इलेक्शन कोड नहीं होता। अब पास्ट में क्या बोला गया एएमआईएम द्वारा, घनश्याम तिवारी जी, 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी, पुलिस हटा दो, बता देंगे 15 करोड़ 100 करोड़ के ऊपर क्या कर सकते हैं। तो घनश्याम जी, इसके पहले आपके पार्टी के नेता ने वोट जिहाद की बात करी, जिसको अखिलेश यादव जी ने उस पर एक्सप्लेनेशन दे दी कि उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया। तो आज आप लोग ही मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, क्यों कम्युनल पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं घनश्याम जी? घनश्याम जी, फिर सुधांशु जी, फिर उदय जी आ रहे हैं। ऑन द रिकॉर्ड मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मैंने देश की तमाम मीडिया से ये निवेदन किया है और ऑन रिकॉर्ड फिर से निवेदन कर रहा हूं कि अगर हिंदू मुसलमान नफरत और जहर की बहस करनी है तो आप बेहिचक असदुद्दीन ओवैसी को बुलाइए, सुधांशु जी को बुलाइए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुलाइए और दिन भर बहस कीजिए। मैं उस बहस में नहीं आना चाहता, क्योंकि उत्तर प्रदेश का बच्चा और देश का बच्चा जिस चीज पे बहस चाह रहा है वो है बेरोजगारी। जहां देश का प्रधानमंत्री प्रतिदिन मंच से खड़े होकर के घिनौना प्रोपेगेंडा रच रहा है, जहां देश का प्रधानमंत्री प्रतिदिन मंच से खड़े होकर के हेट स्पीच दे रहा है, इलेक्शन कमीशन गूंगा बहरा बैठा हुआ है, वहां पर मैं उस बहस में प्रधानमंत्री जी की गिरी हुई जो छवि है उसको और गिराना नहीं चाहता, उनको कोट करके। मैं तो सिर्फ आपके मंच से ये कहना चाहता हूं, जितना कम समय आप मुझे दें मैं उसका भी सम्मान करूंगा। इस देश में मीडिया 10 साल से हिंदू मुसलमान नफरत का जहर घोल रहा है और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस जहर पे पोषित करती है पूरे समाज को, जिससे समाज इनसे ये सवाल ना पूछे कि प्रज्वल रेवन्ना को जब खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी ने कहा इस राक्षस को वोट दो, इससे मैं मजबूत होता हूं, क्या आपका सर शर्म से नहीं झुका? क्या वो आपको हिंदू राष्ट्र बनाने की बुनियाद थी? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट देकर आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बुनियाद सेट कर रहे हैं? क्या पवन सिंह, मनोज तिवारी, रवि किशन निरहुआ को टिकट देकर के जिन सांसद के वीडियो वायरल हुए महिलाओं के खिलाफ, क्या आप हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे थे? नहीं। जब आपने 13,000 करोड़ का चंदा लिया, जब आप इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदालो धंदालो का गेम खेल रहे थे, जब आपने वैक्सीन पे चंदा लिया, तो आप हिंदू राष्ट्र की राजनीति नहीं कर रहे थे, आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति भी नहीं कर रहे थे, आप भ्रष्टाचार की घिनौनी राजनीति कर रहे थे। और वो इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि आपको लगता है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को अमीर बनाते रहो, इस तरीके की चंदालो धंदालो की घिनौनी राजनीति करते रहो,
दूसरी तरफ हमारा प्रधानमंत्री जब वोट मांगने जाएगा हमारे लिए तो प्रधानमंत्री खड़े होकर हिंदू राष्ट्र की बात करेगा, प्रधानमंत्री खड़े होकर के हिंदू मुस्लिम विवाद की बात करेगा, प्रधानमंत्री खड़े होकर के प्रोपेगेंडा करेगा और उससे देश बेरोजगारी पे सवाल नहीं पूछेगा। इसी बहस में सुधांशु जी जितनी धारा प्रवाह बोल रहे हैं, नहीं बता सकते कि 10 साल में कितनी बार पार्लियामेंट में बैठक हुई, नहीं बता सकते कि 10 साल में इन बैठकों में प्रधानमंत्री जी कितनी बार बोले, नहीं बता सकते कि 10 साल में सरकार बेरोजगारी के आंकड़े क्यों नहीं दे पाई, नहीं बता सकते कि 10 साल में जब कोरोना हुआ तो इनकी सरकार जहां पर वैक्सीन वाली कंपनी से पैसा ले सकती है, भारतीय जनता पार्टी चंदा ले सकती है, ये नहीं बता सकती कि ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौतें हुई। जहां पर एक पार्टी चंदा लो के माध्यम से मजबूत होती है, लोगों में नफरतों का जहर घोल करके मजबूत होती है, मीडिया में वो जहर बांट करके मजबूत होती है, वो इसलिए मजबूत होती है कि वो चाहती है कि जनता उनसे ठोस सवाल ना पूछे। लेकिन मैं उन्हीं बहसों में अपनी बात रखता हूं जहां पे ये ठोस सवाल पूछे जा सके। जी घनश्याम जी, आपने पूरी बात करी कम्युनल पॉलिटिक्स के ऊपर। सुधांशु त्रिवेदी जी आएंगे। मेरे दिमाग में वो वोट जिहाद वाली जो बात है, मैंने देखा कि क्या वो एनडीए का लीडर ने कहा था, पर मुझे पता चला कि वो एनडीए के लीडर नहीं, इंडिया अलायंस की लीडर थी। तब जाके मुझे बड़ा खराब लगा घनश्याम जी की ये बात, काश वो भी सुन लेती। अगर उनकी बात को एक सेकंड अगर प्रधानमंत्री किसी भी ऐसी फ्रिंज बात को उठा करके राष्ट्रीय मंच पे कहते हैं तो इसलिए नहीं कि वो बात रिच मटो की है, इसलिए कि वो बात क्या थी, इसीलिए कि प्रधानमंत्री जो है इस देश में नफरत की खेती करना चाहते हैं। अगर अखिलेश यादव जी का बयान दिखाइए, अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से सदी हुई आवाज में उस बयान पे टिप्पणी की थी, अगर इस देश में प्रधानमंत्री वाकई संविधान पे भरोसा रखते हैं, आपको उनको एक्सपेल करना चाहिए था, आपको इनको एक्सपेल करना चाहिए था डॉक्टर की प्रस्तावना पर, मैंने आपको 2.5 मिनट का समय दिया है, उनको वाकई समझ जी तो कभी भी इस तरह के फ्रिंज को अपने इलेक्शन का एजेंडा नहीं बनाते। जी, यू मेड योर पॉइंट। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी आ रहे हैं, उदय मावरकर जी के पास आ रहा हूं इसके बाद में, और दानिश जी। मुझे लगता है जैसे मैंने शांति से घनश्याम जी को सुना है, घनश्याम जी वैसे ही शांति से मुझे सुनेंगे। और कष्ट होता है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति की सीमा तक, मतलब मैं कहूंगा बहुत दुखद सीमा तक जाके झूठ बोलने का प्रयास करता है। ये वोट जिहाद किसने बोला? हमारे ने बोला कि आपके नेता ने बोला? अब ये बताइए, तालिबान मेरे दिल में है शफीकुर रहमान बर्क आपके सांसद ने बोला कि हमारे यहां से बोला? यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो तुम 4 शादियां नहीं कर पाओगे, ये एसटी हसन आपके सांसद ने बोला कि हमारे यहां ने बोला? ये जिन्ना जो थे उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, अखिलेश यादव ने बोला कि हमने बोला? इन दोनों और अगर आप कह रहे हैं आपकी बात में रत्ती भर भी दम है तो अखिलेश यादव को कहना चाहिए था, जब उनसे पूछा गया कि आपकी कैंडिडेट ने वोट जिहाद कहा तो उन्हें कहना चाहिए था नहीं, वोट जिहाद की बात नहीं करनी चाहिए, हमारे कैंडिडेट को आपके हिसाब से बेरोजगारी महंगाई की बात करनी चाहिए। तो वो जिहाद शब्द को डिफेंड करने में लग गए। जब उनसे पूछा गया शफीकुर रहमान बर्क ने क्यों कहा तालिबान मेरे दिल में है, तो कहने लगे बुजुर्ग आदमी है, उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए। और उसके बाद जब एसटी हसन से पूछा गया 4 शादियों की बात, तो कहते हैं मीडिया उनके मुंह में जाकर माइक लगा देता है तो कुछ ना कुछ बोल देते हैं। साहब, इतना शर्मसार करने वाले बयान आपकी पार्टी के लोग देते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि किसने क्या बोला और क्या बोला। सब हमेशा हिंदू मुसलमान का मुद्दा लेके आते हैं। और आपके मरहूम नेता मुलायम सिंह जी तो यहां तक बोले थे कि मैं हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा क्या कर सकता था कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे अयोध्या में। मरवा दिए शब्द था, यह नहीं था कि फायरिंग में डेथ हो गई वगैरह वगैरह। 40 भी मर जाते तो गम नहीं था, हकीकत में तो सैकड़ों मारे गए थे। और उसके बाद देखिए उदारता कि उसके बाद भी राम मंदिर में अखिलेश जी को निमंत्रण दिया गया और नहीं गए थे। अब आइए मुद्दे की बात। आपने बहुत अच्छी बात कही है। अगर आप रोजगारी और बेरोजगारी के मुद्दे की बात कहते हैं तो बेरोजगारी का आंकड़ा कौन देता है? पीरियोडिक लेबर रिसर्च सर्वे देता है ना। तो पिछले वर्ष 1,62,00,000 इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड अकाउंट शुरू हुए हैं, कर्मचारी भविष्य निधि खाते। तो कोई ना कोई तो कर्मचारी बना है ना, जिसने अपना पैसा भी जमा किया और उसके बाद उसके ऊपर ही पैसा जमा किया गया। और आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो इन लोगों की तरह आए बाएं साएं नहीं बोल सकते। तो आप ये बताइए बेरोजगारी की दर कितनी है? 3%। चुनौती से कहता हूं विपक्ष के शासनकाल के कोई 3 वर्ष बता के जाए जब 3% से कम बेरोजगारी की दर रही हो। महंगाई की दर है 5%। चुनौती से कहता हूं कोई 5 साल बता के जाइएगा जहां महंगाई की दर 5% से कम रही हो। मुद्दों पे बात करने की किसी की हैसियत नहीं है। और रेवन्ना की बात तो मैं कहना चाहता हूं, सरकार किसकी थी? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, कोई कार्रवाई नहीं की, उसको जाने दिया। क्यों? राजनीति करनी थी। ईमानदारी होती तो। और इन्होंने कितनी हास्यास्पद बात कही कि कितने लोग ऑक्सीजन से डेथ हुई वो नहीं बता पाए। सुनिए घनश्याम जी, डेथ सर्टिफिकेट कौन देता है जिसमें कॉज ऑफ डेथ लिखा रहता है? अस्पताल देता है। और हेल्थ क्या? स्टेट सब्जेक्ट।
जिन राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना से मौतें हुई वो थे दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र और केरल। घनश्याम जी, चुनौती देकर आपसे कहता हूं, वहां की सरकारों का एक उदाहरण बताइए जिसमें उन्होंने लिख के दिया हो कि डेथ जो हुई है वो ऑक्सीजन की कमी से हुई। जो राज्य सरकार देगी वो केंद्र में पढ़ना पड़ेगा। आपके जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति जब इस सीमा तक निर्लज्जता के साथ जाके झूठ बोलता है तो यह अनुचित लगता है। अन्यथा मैंने चुनौती दी है, राज्य सरकार लिखा हो कि ऑक्सीजन की कमी से हुई, फिर आके केंद्र सरकार के घनश्याम जी अपने स्टेटमेंट्स वापस लेंगे आप? तथ्यों के आधार पर सुधांशु त्रिवेदी ने आपको कह दिया 30-20 सेकंड दूंगा घनश्याम जी, मुझे उदय जी के पास आना है और मेरे को बाकी के पास आना है 20 सेकंड। घनश्याम तिवारी, देश की जनता देख रही है, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है कि क्या आप जो है अपने स्टेटमेंट्स को वापस लेंगे, क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी का एक भी तथ्य पर झूठ नहीं दिख रहा है। प्रदीप जी, मैं उत्तर प्रदेश के दर्शक जो आपका ये शो देख रहे हैं 20 सेकंड घनश्याम जी, आई विल कम इन 20, उसको फिर से प्रस्तुत करता हूं। सुधांशु जी ने कहा कि कोरोना से सबसे ज्यादा मृत्यु दिल्ली में हुई। उत्तर प्रदेश में लाशें गंगा में तैरती नजर आई, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने जो अपनों को खोया, जितने शिक्षकों को खोया जो चुनाव कराने गए थे, उसके बावजूद अगर वहां के सांसद आंख मूंद करके बोले, क्योंकि उनके पास आंकड़े नहीं है, इसीलिए वो बताना चाहते हैं, किसी टोक नहीं रहा था। रुकिए एक सेकंड। दूसरी बात किसी को टोक नहीं रहा था। दूसरी बात, सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा देश में 3% बेरोजगारी है। अगर इस आपके दर्शक कोई भी मानता हो कि इस देश में 100 में से केवल 3 लोग बेरोजगार हैं, सोचिए भारतीय जनता पार्टी के इतने शिक्षक, प्रखर, देश के सबसे अच्छे प्रवक्ता, ठीक है, वो कह रहे हैं मेरे को डिबेट खोलनी है, 20 सेकंड रिबटल। और तीसरी और अंतिम बात, कहते हैं कि महंगाई की दर चिंताजनक नहीं है। अब आप अपने घर का हाल देखिए, जब आप 1000 रुपए का सिलेंडर खरीदने जाएंगे, 100 रुपए का पेट्रोल देंगे, उदय मावकर जी आ रहा हूं, उदय मावकर जी, दानी जी आ रहा हूं, और उसके बाद मोदी जी 20 सेकंड रिबटल, तो आपको समझ में आएगा कि महंगाई की दर चिंताजनक है, देखिए नहीं है। 20 सेकंड एग्जैक्ट 20 सेकंड। पढ़े लिखे हार्वर्ड एजुकेटेड प्रवक्ता को इस ढंग की एब्सर्ड बात नहीं करनी चाहिए जो नहीं बता पाए। मैंने कहा कि 4 राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना से मौत हुई। और अब मैं घनश्याम जी आपको पुनः चुनौती दे रहा हूं, आपके लिए नहीं, व्यक्तिगत मत लीजिएगा, आपकी पार्टी को, सारे दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए। जनवरी 2014 में सिलेंडर गैस का 1241 रुपए का था, आज 1000 रुपए का है। हम 250 कम किए हैं। और आइए पेट्रोल के दाम पर चुनौती देता हूं। जब हमारी सरकार हटी 2004 में 32 रुपए लीटर था, जब हमारी सरकार आई तो 69 लीटर था 2014 में। आपने 220% बढ़ाया, आज 67 रुपए से 97 रुपए है, 60% पेट्रोल बढ़ा है। क्योंकि अब आप पढ़े लिखे हो, ये तो नहीं कह सकते कि नहीं बढ़े। अरे आपने जितनी बढ़ाई उससे 1/3 महंगाई बढ़ी है। और ये मैंने फैक्ट बोला है, जिन्होंने पेट्रोल बढ़ाया होगा उन्हें भी याद होगा, नहीं कोई चेक कर ले। इसलिए मैं कह रहा हूं झूठ के कारोबार में कम से कम इतने शिरकत नहीं करनी चाहिए। आपने जो झूठ बोला था, बेहतर होता कि आप कहते उदय मावकर जी के पास आऊंगा और मैं कहूंगा जब भी मैंने डिबेट में देखा घनश्याम जी, जिस मुद्दे के ऊपर मैं बात करता हूं, हमेशा कॉन्शियसली उस मुद्दे से दूसरे मुद्दे के ऊपर ले जाने का प्रयास करते हैं। ये हर डिबेट में कॉन्स्टिट्यूएंसी घनश्याम जी मेरे को रुकना पड़ेगा। मगर मैं उसी मुद्दे पे जाकर आना चाहूंगा उदय मावकर जी के पास। मैं उस भाव में मैं भी जमीन का उतना ही व्यक्ति हूं जितना आप सब जमीनी लोग हैं में डिस्काउंट दिया है। तो मैं उदय जी, घनश्याम जी काफी टाइम हो गया, घनश्याम जी काफी टाइम हो गया। उदय मावकर जी और दानिश जी और जैन जी के पास आना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं इस वक्त उदय मावकर जी, अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लोग अदर साइड में ये कहते हैं कि जो असदुद्दीन ओवैसी ने बोला वो हेट स्पीच है, वो गलत बयान है, पर किसी ने वो बात गए इलेक्टोरल बॉन्ड पे, वो बात गए दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, चौथी तरफ, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज हो गया, पर एक लाइन नहीं बोल पाए कि जो असदुद्दीन ओवैसी ने बोला वो गलत है। उदय मावकर जी, मैं एक डेटा देना चाहूंगा और मैं चाहूंगा सब इस पैनल में डेटा को सुने। अगर इस देश में मुसलमान इतने ही खतरे में है तो मैं एक 2 डेटा पॉइंट्स दूंगा। इस देश की मुस्लिम मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है 15, जिसमें से मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम जीतते हैं। पर इस देश में इतनी हिंदू मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जिसके अंदर हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदू भी जीत सकता है, मुसलमान भी जीत सकता है। एग्जाम्पल लेना चाहता हूं, खगड़िया बिहार के अंदर, अलापुजा केरला के अंदर, गाजीपुर उत्तर प्रदेश के अंदर, रामनाथपुरम, ये सब है हिंदू मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से मुसलमान भी जीतते हैं। तो अगर मुसलमान खतरे में है, मुसलमान का भय का माहौल है उदय मावकर जी, तो जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी बात कर रहे थे, मुसलमान को तो हिंदू मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई वोट नहीं देता। ये क्यों देश में झूठ का माहौल फैलाने की कोशिश की जा रही है? उदय मावकर जी, फिर दानिश जी और जैन जी, मैं आ रहा हूं सुधांशु जी और जैन जी आपके पास। पहले उदय जी आएंगे। देखिए, इसका जवाब मैं दो भाग में दूंगा जी।
एक तो बात करेंगे हम गवर्नेंस की इस सरकार की। मैंने 2 किताबें लिखी हैं श्री नरेंद्र मोदी के राज्य शासन पे, तो और जो हेगियोग्राफी नहीं है, इसके अंदर क्रिटिकल एलिमेंट भी है। मैं मानता हूं कि एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है देश का जिसमें अनेक गुना प्रगति 10 साल में नहीं हुई हो। एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हम 11वें नंबर की इकोनॉमी थे, हम 5वें नंबर पे आ गए। तो इससे गरीबी दूर नहीं हुई होगी, इससे बेरोजगारी दूर नहीं हुई होगी। एक दूसरा बात चल रही है प्रधानमंत्री की वो हेट फैला रहे हैं। मैं आपको एक वाकया सुनाऊंगा। अभी करीबन 3 साल पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को उन्होंने एड्रेस किया था। आपको याद हो तो जो पाकिस्तान मूवमेंट चला तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसका मेन सेंटर था। जिन्ना ने खुद ने कहा है कि हमारे मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान मूवमेंट का मेन सेंटर था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। कम से कम आधा घंटा प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया, उन्होंने एक भी डिविजिव बात नहीं की। उन्होंने यही कहा कि ये एक सेंटर है एजुकेशन का, इसको आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने एक सुझाव दिया कि आप हर एक हॉस्टल के अंदर देशभक्त जो हो गए उन पे आप रिसर्च करिए। उन्होंने पूरा मौका था उनके लिए उस समय उनको खरी खोनी सुनाने का, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इट इज वेल नोन कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो पाकिस्तान मूवमेंट का सेंटर था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने एक भी डिविजिव बात अपने स्पीच में नहीं कही। इसका मैं साक्षी हूं। मैंने पूरा स्पीच सुना था। मैं उदय जी, एहसान है क्या देश के ऊपर? मैं उदय जी, क्या ये देश के ऊपर एहसान है? ये कौन सा प्रवचन है? कैसी बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री से यही उम्मीद की जाती है कि वो हेट स्पीच नहीं करेंगे। कैसी बात कर रहे हैं? एहसान नहीं है प्रदीप, ये उनकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। उदय जी तीसरी बात कह रहे हैं, मैं आऊंगा, आ रहा हूं। सुधांशु जी आ रहा हूं। उदय जी तीसरी बात कह रहे हैं, मैं आ रहा हूं दानिश जी के पास और जैन जी के पास आ रहा हूं। डॉक्टर सुधांशु कह रहा हूं कि आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लो। कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है वो जिन्ना ने पाकिस्तान शब्द का यूज किया, उसके पहले का जो उनका जो डिमांड्स थी 1928-30 के अंदर, वही मैनिफेस्टो है। मैं कह रहा हूं इसका, मैं 14 पॉइंट की बात कर रहे हैं उदय माउटकर जी। बकवास है उदय जी, आप बकवास कर रहे हैं। बिल्कुल ना, ये फेक न्यूज है और उदय माउटकर कह रहे हैं वो सरासर फेक न्यूज और बकवास है। कैसे बकवास हो गई? पत्र पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री कैसे घनश्याम जी कैसे भाषण देते हैं। घनश्याम जी 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना के अंदर बहुसंख्यकवाद शब्द था। आप 14 पॉइंट नहीं, पर मैं कह रहा हूं आपने बकवास शब्द का प्रयोग किया। मैं कह रहा हूं 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना में कैसे था? बकवास इसलिए 370 को वापस लाना, 370 को वापस लाने की बात करना, ये मुस्लिम एजेंडा नहीं है। ये मुझे हर युवा की पहली हाँ के नाम है, जवाब दीजिए आप। क्या जिन्ना ने कहा था कि हमारे देश में हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए मिलना चाहिए? बात मेजॉरिटेरियनिज्म पे हो रही है। हमारे देश के किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए। क्या जिन्ना ने कहा था कि देश में कास्ट सेंसस होना चाहिए? क्या जिन्ना ने कहा था कि लोकतंत्र चाहूंगा? अगर देश तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके आसपास कुछ लोग जो पढ़ लिख सकते हैं वो टीवी पर आके बकवास करने बकवास मैं बताऊंगा घनश्याम जी, वो मैनिफेस्टो एक सेकंड में आ रहा हूं। जो लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, डाउनलोड जवाब दीजिए आप। उदय जी, घनश्याम जी, उदय जी 370 बकवास है। बाकी कश्मीर में वापस लाने की बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सरासर बकवास कैसे? अगर घनश्याम जी कैसे? घनश्याम जी कैसे बकवास है? एक से घनश्याम जी के दिखाइए। मैं घनश्याम जी आना चाहता हूं। घनश्याम जी आई वांट टू कम ऑन दिस। घनश्याम जी यू आर वेरी घनश्याम जी आप बोल दीजिए, वही आप ही का शो है। घनश्याम जी विक्टिम कार्ड, ये घनश्याम जी बहुत पुरानी स्ट्रेटेजी है। पूछ रहा हूं बकवास कैसे? जिन्ना के 14 पॉइंट में बहुसंख्यकवाद शब्द का प्रयोग हुआ था, फाइट अगेंस्ट बहुसंख्यकवाद, मेजॉरिटेरियनिज्म। सिमिलर बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो में वर्ड मेजॉरिटेरियनिज्म का है। वो एक पेज का या 1 पॉइंट का मैनिफेस्टो नहीं है, वो लंबा मैनिफेस्टो है। तो आप युवा नारी की बात कर रहे हैं, साथ में आप फाइट अगेंस्ट मेजॉरिटेरियनिज्म की भी बात कर रहे हैं। क्या गलत है इसमें? बात तो सुनिए, बोलिए। मेरे को दानिश जी के पास आना है। 20 मैं आपके दर्शकों को कहता हूं कि बड़ा ही साधारण सा, चाहे समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र हो या इंडिया किसी भी अलायंस पार्टनर घोषणा, बहुत ही साधारण डॉक्यूमेंट है। एक सेकंड बीच में टोकिए, मैं आपको आधे मिनट की बात पूरी करूंगा। मेरे पॉइंट पे जवाब दीजिए। मैं आपको मैनिफेस्टो प्रचार के मौका नहीं दे रहा हूं। पत्र आप
आप घोषणा पर डाउनलोड कीजिए और उसमें आप साफ साफ देखेंगे कि युवाओं को पहली नौकरी पक्की की गारंटी है। क्या भारतीय जनता पार्टी गारंटी उसमें मेजॉरिटेरियनिज्म शब्द है कि नहीं है? नहीं घनश्याम जी, मैं नहीं, अब से मैंने आपको एक फ्री रन दिया था डिबेट में, मैं पूछूंगा क्या उसमें बहुसंख्यकवाद शब्द है कि नहीं है? क्या उसमें फाइट अगेंस्ट मेजॉरिटेरियनिज्म है कि नहीं है? घनश्याम जी मेरा सीरियस नहीं, क्यों नहीं करूं मैं? मेजॉरिटेरियनिज्म मतलब क्या होता है? मेजॉरिटी मतलब हिंदू। मैं आपसे पूछ रहा हूं, का खेल करने लगे आप नहीं, मैं कैसे वोट नहीं? घनश्याम जी अभी तक फ्री रन था, मैं चाहूंगा नहीं ना घनश्याम जी, दिस इज अ फ्री रन। देखो बताइए, वोट जिहाद आपके नेता ने बोला, मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने उस पर बोला वो फ्रिंज एलिमेंट है। अपने विवेक से मैं मेरे को जवाब दिया, मैंने जवाब दिया। मैं आऊंगा, मैं वोट जिहाद प्रधानमंत्री जी ने भी बोला, उन्होंने ना वोट जिहाद आपके नेता ने बोला, वोट जिहाद करो, गिर नहीं सकता, वोट जिहाद करो, आपके नेता ने बोला। घनश्याम जी आपके नेता ने बोला वोट जिहाद करो, और मेजॉरिटेरियनिज्म वर्ड आपके डॉक्यूमेंट के अंदर है कांग्रेस के। अगर इस तरीके की मैं बता रहा हूं कि मैं उदय होने के बावजूद मैं देश के प्रधानमंत्री जी के हेट स्पीच के स्तर पर या प्रोपेगेंडा के स्तर पर नहीं गिर सकता। चलिए घनश्याम जी, अब मैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी और जैन जी के पास आना चाहता हूं। जैन जी और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी के पास आऊंगा। मैं कहना चाहता हूं ये कितना गलत हो रहा है। मदद से आपके नेता जीत रहे हैं इलेक्शन। देखिए तथ्य मैं कह रहा हूं उदय माहुरकर जी के अंदर IUML की मदद से उदय माहुरकर जी, तथ्य जो है वो तथ्य कभी भी इमोशंस के ऊपर ही हमेशा रहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं जैन जी और सुधांशु त्रिवेदी जी आएंगे, पहले जैन जी मैं आपके पास और फिर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी के पास आ रहा हूं। सुधांशु जी आई गिव यू द टाइम। मैं कह रहा हूं, उन्होंने बोला यहूदियों जैसी हालत मुसलमानों की है। मैं पूछना चाहता हूं, यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया था, यहूदियों को गैस चेंबर में रखा गया था, यहूदियों को सरकार स्पॉन्सर अटैक हुए थे, यहूदियों को एक स्पेशल पहनावा दिया गया था सरकार द्वारा जिससे कि उनको आइडेंटिफाई कर दिया जाए। किस तरीके का झूठ फैलाया जा रहा है यहाँ पे। इस देश के अंदर मुसलमानों की आबादी आजादी से लेकर अभी तक बढ़ी है, मुसलमानों की इनकम लेवल, एजुकेशन लेवल बढ़ा है, सरकारी स्कीम्स में उनको बेनिफिट्स पहुंच रहे हैं। उसके बाद इस तरीके का झूठ जो है वो फैलाया जा रहा है आपसे। ये जैन जी आएंगे आरजेडी से, फिर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। मैं कह रहा हूं कि इस देश का हर जनसाधारण अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, ऐसा माहौल देना इस देश की सरकार का दायित्व। दुर्भाग्य से हमारे देश के प्रधानमंत्री ना तो अपना संवैधानिक दायित्व निभा पा रहे हैं और ना तो अपनी अखलाकी जिम्मेदारी निभा पा रहे हैं। मैं बहुत जवाबदेही के साथ कहना चाहता हूं कि आज हमारे लिए असल सवाल क्या है। पहली बार देश में उद्योगपतियों के कर्ज इतने बड़े पैमाने पर माफ किए गए, 16 लाख करोड़ के, और किसान आज भी हैरान परेशान हैं और उसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अपने घोषणा पत्र में किए गए वायदे से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, बार बार फिजूल की चीजों को उछालना और लोगों को उसमें उलझाए रखना। कि मेरे पास समय कम है, माफी चाह रहा हूं, मैं आपको रोक रहा हूं। समय क्यों कम है आपके पास? आप इतने बेईमान हैं, जो ज्यादा बोल रहे थे, मैं क्या कर सकता हूं? आदमी हैं आप, नरेंद्र मोदी के माउथपीस वो नहीं सुन रहा मैं, वो 30 सेकंड में समय कम पड़ रहा है। नहीं, मैं बता रहा हूं इससे ज्यादा बेशर्मी क्या हो सकती है? सुनिए मेरी बात, एक सेकंड जैन जी, आपको समझ में नहीं आता है कि नरेंद्र मोदी इस देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके रिमार्क्स को संसद से एक्सपंज करना पड़ा। क्यों अग्निवीर के नाम पर हमारे देश के गरीब गुरबे किसानों के बच्चों को भरी जवानी में इस तरह से होना पड़ता है? डॉक्टर क्यों नहीं ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा? हमने तो कहा कि स्वामीनाथन कमीशन की जैन जी माफी चाह रहा हूं, मैं आपके लाइन्स बांटने जा रहा हूं। जैन जी के पास समय कम है, मेरे को डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी के पास 1 मिनट देना पड़ेगा, फिर क्लोज करो। जैन जी नेक्स्ट टाइम मैं आपसे ओपन करूंगा डिबेट को, ऐसे उसमें करूंगा जी। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, ठीक है, थैंक यू। मेरे को आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी लास्ट 1 मिनट। देखिए साहब कितना सुंदर सामंजस्य दिखा जी। ये आरजेडी सपा को बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि ज्यादा समय सपा को मिल गया और MIM को मिल गया और कह रहे हैं सरकार चला लेंगे। दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब मैं बताना चाहता हूं एक फैक्ट, फिर एक बार घनश्याम जी आपको ऐसे हवा में नहीं बोलना चाहिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि पहली नौकरी पक्की करेंगे, तो 2004 से 14 के बीच में की थी। पहले 50 साल में 45 साल चलाया की थी। चलो हिमाचल में दिया है जी, कर्नाटक में दिया है, अभी राजस्थान में दिया जी, अभी छत्तीसगढ़ में दिया, 10 साल पंजाब में दिया, नहीं दिया। आपने कहा 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, कुछ नहीं। ये होता है बकवास। आपके ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति को ऐसे बकवास शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये विड्रॉ करना चाहिए। बकवास ये होती है, न दिया था न दिया है और कह रहे देंगे। मैं सुधांशु त्रिवेदी अल्पसंख्यक वाली बात है। सुधांशु त्रिवेदी जी सॉरी, मेरे को आना पड़ेगा, मेरे पास आज समय कम है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, उदय माहुरकर जी, जैन जी
और घनश्याम जी, दानिश जी, मैं जैन जी से निवेदन करना चाहता हूं, अपने अलायंस पार्टनर को कहिए जिससे आप लोग आपस में सामंजस्य बनाकर इक्वल टाइम ले सके। दोस्तों, मेरा सिर्फ एक राय स्पष्ट है, इस देश का हर नागरिक इस वक्त सुरक्षित है और हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये देश की जनता निर्धारित करेगी जून 4 को किसके साथ में। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।